नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे थे उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर अब हम पहुंच चुके हैं, और वो ये कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति की वो यही है, क्योंकि आपात परिस्थितियों में सारे पावर जो हैं वो डायरेक्टली किसके पास चले जाते हैं? राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। हालांकि हम अगर व्यवहारिक रूप में देखें तो प्रधानमंत्री के पास ही सारे पावर रहते हैं, लेकिन संवैधानिक दृष्टिकोण से सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं? राष्ट्रपति के पास। हम शुरू करें आगे, उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों की जब हम चर्चा करते हैं तो यहां एक बात हमें अच्छी तरह समझनी होगी कि ये किन अनुच्छेदों के अंदर है, क्योंकि बिना अनुच्छेदों के हम कह नहीं सकते कि संविधान ने इन्हें पावर कहां दिया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनके वो अनुच्छेद हमें आने ही चाहिए। उससे पहले अच्छा, अनुच्छेद कहाँ होते हैं? किसी न किसी भाग में होते हैं। तो उससे भी पहले हमें ये जानना होगा कि भाग कहाँ है, किस भाग में है ये शक्तियां। तो देखिए, भाग तो है इसका 18। कौन सा भाग है? भाग 18 में है। और अनुच्छेदों की जब हम चर्चा करते हैं, आर्टिकल्स की जब हम बात करें, तो इसमें आते हैं 352, 356 और 360। ये तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। हालांकि अगर आपको ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति के आपातकाल किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो आप 352 से 360 बताएंगे। ये तीन ही नहीं, इन तीनों के अलावा भी 52 से लेकर 60 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे राष्ट्रपति के आपातकाल के संबंध में ही हैं, उससे ही जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में है क्या। सबसे पहले हम बात करें 352 की, तो 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब ये होता है कि पूरे भारत स्तर पर कोई आपदा आ गई, ठीक है, आपात स्थिति हो गई, तो वो जो है वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में ही आपात स्थिति आए। उसके किसी हिस्से के ऊपर भी अगर आपात स्थिति आ जाती है तो उसे भी हम राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा देंगे। हाँ, ये अलग कंडीशन है कि अगर किसी राज्य के द्वारा संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, अर्थात तो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे, तो वहां ये चीज लागू नहीं होगी। बाकी पूरे भारत में या भारत के किसी भी हिस्से में अगर आपात स्थिति है तो आर्टिकल 352 ही मान्य होगा। अगला देखते हैं हम आर्टिकल 356। 356 में क्या है? इसको हम बोल सकते हैं राष्ट्रपति शासन, या फिर इसे बोला जा सकता है वो है राज्य आपातकाल। दोनों ही शब्दों से इसे संबोधित किया जा सकता है। राज्य आपातकाल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उस राज्य की आपात स्थिति आ चुकी होती है, क्योंकि वो राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है, इसलिए हम इसे राज्य आपातकाल ही बोल सकते हैं और राष्ट्रपति शासन भी बोल सकते हैं। तीसरे के बारे में आप अच्छी तरह जानकार होंगे, काफी सुना होगा आपने, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल जो है ये भारत में आज तक एक बार भी लगा नहीं, और भगवान से यही उम्मीद, या ये हम हमेशा जो है भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि भारत में कम से कम ये वित्तीय आपातकाल कभी न लगे। बहुत भयानक स्थिति हो जाती है वहाँ। अब हम चलते हैं कि इन तीनों की जो कंडीशन है किस प्रकार से और किन परिस्थितियों के तहत पूरे भारत में लागू होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352। बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बड़ा ही महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधान किसके लिए? भारत के लिए, या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पावर के दृष्टिकोण से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी घोषणा कब होती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसकी घोषणा, कहने का मतलब ये कि राष्ट्रपति जो है वो किन परिस्थितियों में आपातकाल की जो है वो घोषणा करता है, 352 की घोषणा करता है। तो देखिए, तीन चीजें इसके अंतर्गत बताई गई। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है वो है युद्ध। दूसरी जो बताई गई वो है आंतरिक, या बोल सकते हैं युद्ध के साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज और भी होती है, क्या? आक्रमण। अच्छा, युद्ध में और आक्रमण में क्या अंतर है? युद्ध तो दोनों दशाओं से हमने किया, ठीक, दोनों उधर से आक्रमण उधर से हुआ, हमने भी किया, हम भी इंटरेस्टेड है। आक्रमण उस कंडीशन को कह सकते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी शक्ति अगले से बहुत कम है, ठीक। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हम देख सकते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण, ठीक। और तीसरी चीज, तीसरा जो महत्वपूर्ण इसमें कंसेप्ट आता है वह है आंतरिक सशस्त्र विद्रोह।
पहले जो है वो आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन इस चीज को परिवर्तित कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। आंतरिक क्या थी पहले? अशांति। अब इसमें क्या कर दिया गया, एक बड़ा परिवर्तन हुआ। कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ और 1978 के अंदर ये संशोधन हुआ था। इस संशोधन के अंदर क्या चीज इसमें जोड़ दी गई? आंतरिक के साथ साथ इसमें सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। मतलब कि आंतरिक विद्रोह जो होगा या अशांति होगी उसमें वो सशस्त्र हो तो ही ऐसा होगा। मतलब शस्त्र सहित अगर विद्रोह होता है तो ही जो है हम क्या कहेंगे कि भाई वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। तो यहाँ ये परिवर्तन जो हुआ है इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। क्या कि आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होगा, तभी अब जो है वो आंतरिक स्थिति में आपातकाल लगेगा। इसका कारण क्या है? देखिए, हुआ ये था कि इंदिरा गांधी के समय, जब इंदिरा गांधी के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था और उसके बाद में जो घटनाक्रम बदला, उधर जयप्रकाश नारायण दिल्ली के अंदर आकर के और उन्होंने जो है बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू कर दिया था। उस दौरान इंदिरा गांधी जो है उसने पूरी शासन सत्ता को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपातकाल लगाया और सिर्फ इस बात को लेकर के कि पूरे भारत में आंतरिक विद्रोह हो सकता है। ठीक है, चूंकि जयप्रकाश नारायण यहाँ आ गए थे, उधर सिख जो है वो काफ़ी विरोध की स्थिति में थे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए उन्होंने बात कह दी। किंतु यहाँ बड़ी समझने की बात यह है कि उस समय केवल अशांति को ध्यान रखते हुए पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं को उठा के कहाँ डाल दिया गया? जेलों में डाल दिया गया। फिर जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार जाती है और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आती है, उस समय, आज तो हम बीजेपी बोलते हैं, उस समय उसी पक्ष को एक तरह से जनता पार्टी के नाम से जानते थे, उसमें काफ़ी लोग शामिल थे अलग अलग पार्टियों के, तो उनकी एक सरकार बनी, गठबंधन सरकार बोल सकते हैं उसे, अस्थायी सरकार थी वो, तो वो बन के आई थी और उसने ये संशोधन किया था। और उस संशोधन के तहत उन्होंने सबसे पहला अटैक यही किया था कि आप जो है जब चाहे तब आपातकाल लगाओगे इसे, तो कंडीशन होनी चाहिए, आंतरिक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो बड़ी मजबूत कंडीशन होनी चाहिए आंतरिक स्थिति में, तभी आपातकाल लगे। और वो कौन सी स्थिति होनी चाहिए कि आंतरिक विद्रोह नहीं, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए, तो ही आंतरिक रूप से आपातकाल लग सकता है, अन्यथा नहीं लगेगा। ये चीज क्रिएट की गई किसमें? 44वें संविधान संशोधन के तहत। अब हम बात करें कि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह जो है, ठीक, आंतरिक अशांति की जगह क्या हो गया अब? आंतरिक सशस्त्र। ठीक, यहाँ थोड़ा सा हिंदी में कहीं दिक्कत हो तो सुधार लेना आप, सशस्त्र विद्रोह। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें कि ये चीज तो हो गई। अब बात यह कि कंडीशन के बाद में क्या राष्ट्रपति लगा सकता है सीधा ही? तो 44वें संविधान संशोधन में ही एक चीज और ऐड कर दी गई और वो ये की गई कि भाई आज तक तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से लगा रहा था। ठीक, और इसके अंदर हुआ क्या था उस घटनाक्रम में मैं बताऊं आपको कि इंदिरा गांधी ने मौखिक रूप से राष्ट्रपति को कह दिया था कि आप क्या लगा दो? आपातकाल लगा दो। और चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हिसाब से काम भी करता है और जो पार्टी भी सहमत थी दोनों की, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, तो उस आधार को देखते हुए उन्होंने आपातकाल दोनों ने मिलकर लगा तो दिया। लेकिन अब सरकार, जो नई सरकार आई, मैंने कहा जनसंघ की जो सरकार आई थी उस समय, उस सरकार ने यह तय किया कि प्रधानमंत्री की सलाह जो हो ना वो लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। कह दिया, कहने से क्या होगा? लिखित सलाह होगी तो ही ऐसा होगा। तो लिखित सलाह की बात स्वीकार की गई और इसी संशोधन के तहत कह दिया गया, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कि प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर ही, प्रधानमंत्री की लिखित सलाह के ऊपर ही क्या किया जा सकता है? आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री लिखित रूप में सलाह नहीं देता है तो आपातकाल लागू नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें जोड़ दी गई, किसमें? 44वें संविधान संशोधन में, क्या कि प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर ही आपातकाल लागू होगा। ठीक, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे चलते हैं। अब ये तो बात हुई किसकी? घोषणा की। तो घोषणा कब होगी? 3 कंडीशन तो ये होनी चाहिए, या तो युद्ध हो, या बाह्य आक्रमण, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के बाद। और क्या जोड़ा गया 44वें संशोधन में? वो ये जोड़ा गया कि प्रधानमंत्री की लिखित सलाह पर ही ये लागू होगा। अब हम बात करते हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हम स्टार्ट करें, वो कि घोषणा करने के बाद जो बात आती है वो ये कि उसका उस घोषणा करने से ही थोड़ी होगी। अबे राष्ट्रपति ने तो कर दी घोषणा, तो क्या फिर जनता का क्या? ऐसे जनता थोड़ी उस आपातकाल को सहन कर लेगी। जनता के प्रतिनिधि भी तो हैं। जनता के प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं? संसद में।
तो उनसे भी तो पूछिए वो क्या चाहते हैं। अगर वो उसकी स्वीकृति देते हैं तो फिर राष्ट्रपति की बात वैलिड है, और अगर वो नहीं दे पाते इसका मतलब जनता का समर्थन नहीं है, तो फिर उस बात को कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो है घोषणा के 1 माह के भीतर भीतर, कितने दिन के भीतर, 1 माह के भीतर। तो यहां एक बात तो तय है ना, क्या, कि 1 महीने तो चाहे संसद स्वीकृति दे चाहे न दे, आपातकाल लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी। और संसद कितने दिन में स्वीकृति दे, 1 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों क्या करें, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत कहते हैं 2/3 बहुमत को, ठीक है। विशेष बहुमत से क्या दे, स्वीकृति दे दे। कौन दे दे, संसद। संसद में कितने सदन हैं, 2, कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये क्या दे, विशेष बहुमत से स्वीकृति दे दे, कितने दिन में, 1 माह के भीतर भीतर अनुमति दे दे, तो वो आपातकाल इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब कितने दिन के लिए होगा, ये अगला प्रश्न आता है कि भाई स्वीकृति देने के बाद कितने दिन तक लागू होगा वो। तो ध्यान रखिएगा 6 माह तक। कितने दिन तक लागू होगा, 6 माह तक लागू होगा। अच्छा, फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर बाय द वे से बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, वापस से संसद के पास जाइए और संसद से फिर से अनुमति लीजिए, फिर वो क्या हो जाएगा, 6 माह के लिए फिर से बढ़ाया जा सकता है, और ये कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक, 6 माह करते करते आप कितना ही इसे बढ़ा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंतर्गत है। ठीक, ये बात हुई। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि 6 माह करके आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन अब सरकार की जच गया, भाई ठीक हो गया, सब शांति हो गई, कोई दिक्कत नहीं, अब आपातकाल हटाना भी है। तो हटाने के लिए, अच्छा उससे पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण एक जो है वो एक प्रश्न बन सकता है वहां पर, वो मैं क्लियर कर देता हूं आपके सामने। प्रश्न ये कि मानो एक बात, एक अनुमानित रूप से बात मान के चलिए कि जिस समय राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की, और आप ये कह रहे हो कि 1 माह के भीतर भीतर क्या हो जाना चाहिए, आपातकाल जो है वो संसद से स्वीकृत हो जाना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है कि मान लीजिए उस 1 माह के दौरान लोकसभा भंग हो जाए परिस्थिति, बहुमत नहीं है सरकार के पास, क्या बन जाए, लोकसभा भंग हो गई। अब क्या करोगे आप, अब तो आपके पास लोकसभा तो है नहीं, तो फिर स्वीकृति कहां से लेंगे। तो फिर कंडीशन ये बनती है कि आप राज्यसभा से तो स्वीकृति ले लो, और स्वीकृति लेने के बाद फिर जैसे ही नवगठित लोकसभा आए तो फिर उसको 1 महीने का टाइम दे दो, क्योंकि 1 महीने की तो स्वीकृति है, फिर उसे 1 महीने की समय दे दो। 1 महीने के अंदर अंदर वो लोकसभा अगर पारित कर देती है तो वो आपातकाल आगे चलेगा, और अगर फिर नवगठित लोकसभा कह दे कि नहीं भाई नहीं पार पड़ेगी, तो वो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक, ये प्रश्न है नहीं कहीं लिखा हुआ, ये कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस हमें बहुत काम आते हैं संविधान में तो विशेष रूप से, क्योंकि 395 अनुच्छेद तो है, फिर बाकी तो जो सेंस बना हुआ है उसी में से बातें निकाली जाती हैं। और ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका ध्यान रखिएगा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो क्या हो, तो ऐसे में नवगठित लोकसभा आएगी और 1 महीने का उसे समय दिया जाएगा, और फिर उसके बाद में उसे पारित करवा लिया जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे राज्यसभा चूंकि कभी भंग नहीं होती, इसलिए राज्यसभा से तो आपको हाथों हाथ उसी पहले 1 महीने में स्वीकृति लेनी होगी। अब चलते हैं हम, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई हमने पहले तो घोषणा की, फिर हमने अनुमोदन या स्वीकृति ले ली। अब तीसरा प्रश्न उठता है कि आपातकाल लगा लगू के और उसे हटाना है। अब तो हटाने के लिए क्या करें, हटाने के लिए मतलब ये कि उस घोषणा को क्या करना है, अब आपको समाप्त करना है। घोषणा क्या करनी है, समाप्त। अब समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अब इसका समाधान यह है कि देखिए लगाते समय तो आपको विशेष बहुमत चाहिए था, क्योंकि आपातकाल लगाना बड़ी बात है, हटाना तो खुशी की बात है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन पालने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसलिए क्या करना होता है इसमें देखिए सिर्फ लोकसभा से तो स्वीकृति चाहिए, और वो भी साधारण स्वीकृति, यानी साधारण बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। बस इतने में ही क्या हो जाएगा, संसद की स्वीकृति मान ली जाएगी और राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त कर देगा। समझ में आ गई बात, मतलब यहां विशेष बहुमत भी नहीं चाहिए और राज्यसभा की स्वीकृति भी नहीं चाहिए। हटाते समय मात्र लोकसभा की स्वीकृति, और वो भी साधारण बहुमत से स्वीकृति मिलते ही राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत नहीं इस मामले में। तो ये तो थी आपातकाल की प्रोसेस। 352 की बात करें हम, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी। तो ये तो घोषणा हो गई। घोषणा होने के बाद किस प्रकार से इसे स्वीकृति लेनी होती है, अनुमोदन किस प्रकार संसद से लेना होता है, वो हुआ। और तीसरी बात हमने जानी
कि किस प्रकार इस आपातकाल को समाप्त भी किया जा सकता है। अब जो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाई ठीक है, हमने आपातकाल लगा के तो देख लिया, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक, यानी किन किन संस्थाओं को इफेक्ट करता है आपातकाल। इसको पढ़े उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम बात कर रहे थे प्रभाव की, यानी राष्ट्रपति की जो शक्तियां, जो आपातकालीन शक्तियां लागू होते ही कहां कहां प्रभाव पड़ता है। तो 3 जगह बड़े प्रभाव पड़ते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो हम तो पहले हमारी बात करेंगे, तो वो तो क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार चूंकि आम जनता के अधिकार होते हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है लोकसभा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, या बोल सकते हैं कि हम संसद के ऊपर प्रभाव पड़ता है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, उनमें आर्टिकल 19 सबसे प्रभावी मौलिक अधिकार हमारे पास होता है। हमारे लगभग सारे अधिकार उसी में है, स्वतंत्रता के संबंधित। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस समय आपातकाल लागू होता है ना, लागू होते ही आर्टिकल 19 रिजेक्ट, सबसे पहला प्रभावी काम। अच्छा, 19 में है क्या, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ठीक। आर्टिकल 19 में क्या है, विभिन्न प्रकार स्वतंत्रता, इसमें हमें बोलने की, घूमने की, ठीक है, हर प्रकार की स्वतंत्रता में प्राप्त है। तो सबसे पहले तो 19 जाएगा। अब उसके बाद बाकी, तो बाकी भी लगभग स्थगित होंगे, लेकिन परिस्थिति के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 20 की और आर्टिकल 21 की, 20 और 21, और इसके अलावा आर्टिकल 32, इन तीनों की अलग अलग कंडीशन होती है और अलग अलग कंडीशन में ही जाएंगे, ठीक। पहली चीज, ये दोनों तो कभी नहीं हटेंगे, चाहे कितना ही बड़ा आपातकाल लग जाए। कौन कौन सी, आर्टिकल 20 और 21। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 में हमारे पास क्या है, प्राण व देह की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तो किसी भी स्थिति में ये हटेगा नहीं। प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो हमेशा हमारे पास बना हुआ रहेगा। अब दूसरी जो बात आती है वो आती है आर्टिकल 32 की। इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। क्या है, ध्यान से समझना। 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की हम बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि अगर हमारे को अधिकार नहीं मिले ना, तो हम कहां जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और वहां से रिट जारी करवाएंगे और रिट जारी करवा करके हमारे अधिकार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आर्टिकल 32 जो है वो 352 के तहत, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के तहत स्थगित कर दिया जाता है। बड़ी बात है ये, ठीक है। जब ये पूरी तरह से लागू हो जाता है तो बिल्कुल स्थगित कर दिया जाता है, अर्थात आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। लेकिन फिर यहां पर एक बात आती है, वो क्या, कि अगर आप आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति है तो ऐसे में आप कोर्ट में जा भी सकते हैं। तो ये जो कंडीशन बनती है वो एक तरह से स्थगित हो जाती है, यानी कह सकते हैं कि इसका भी स्थगन हो जाता है। लेकिन कभी भी ये ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिकार कभी भी स्थगित नहीं होता, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी स्थगित नहीं होते, यानी हमें हमेशा प्राप्त रहेंगे। 21 प्राण व देह की स्वतंत्रता का अधिकार और 20 के अंदर है कि अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। मतलब ये कि अगर हम कोर्ट में चले गए तो वहां जाने के बाद हमारे ऊपर जो है ना वो प्रेशर नहीं डाला सकता कि आप अपने अपराध को स्वीकार कीजिए, आप अपराधी हैं, ठीक है। इस प्रकार की परिस्थिति क्रिएट नहीं की जा सकती, दोषी जबरदस्ती सिद्ध नहीं किया सकता, ठीक। जो हमने पढ़ा दिया आपको, मौलिक अधिकारों में जाइएगा, प्लेलिस्ट हम डाल देंगे पॉलिटिकल साइंस की, तो वहां जाकर के आप पूरे मौलिक अधिकारों में अच्छे से पढ़ें। तो ये 2 अधिकार है ना, 20 और 21, ये कभी भी स्थगित नहीं होंगे, हमेशा बरकरार है। आपके प्राण कोई नहीं ले सकता, प्राण व देह की स्वतंत्रता का अधिकार हमेशा रहेगा आपके पास। दूसरी बात, आर्टिकल 32 की मैंने बता दिया, ये स्थगित होगा, बिल्कुल स्थगित होता। लेकिन ये कब स्थगित होगा, जब पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा, पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो है आर्टिकल 352 पूरी तरह लागू हो चुका होगा, उसके बाद आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये चीजें आपको ध्यान रखते हैं। सबसे पहले कौन सा हटेगा, आर्टिकल 19, यह आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नष्ट होने वाला अधिकार आपका कौन सा है, 19। आपातकाल लगते ही 19 भूल जाना, ठीक है ना। जिसमें आप फिर ये कहेंगे कि मेरे को बोलने का अधिकार है, मेरे को घूमने का अधिकार है, ये सब कैंसिल है, ठीक। ये किसमें, 19 के तहत। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की इन आर्टिकल्स की चर्चा के बाद कि इस प्रकार से हमारे ऊपर पूरे प्रभाव पड़ते हैं। मैं फिर कह दूं एक बात आपको कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो एक बात और तय की गई कि आर्टिकल 19 उस समय यानी आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो तो उस समय स्थगित नहीं होगा। यह बात उसमें कही गई है, किसमें, 44वें संशोधन में। मतलब
युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय ही आर्टिकल 19 स्थगित होगा। कब? 44वें संविधान संशोधन में संशोधन कर दिया गया। अब हम चलते हैं कि संसद पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, या कहें कि लोकसभा के ऊपर किस प्रकार इसका प्रभाव पड़ता है। बड़ी बात है ये कि लोकसभा के ऊपर प्रभाव कैसे पड़े। ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा के ऊपर प्रभाव की हम बात करें तो एक बार में, सुनिएगा ध्यान से, एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। एक बार के अंदर कितना बढ़ाया जा सकता है? 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। क्या? इसका कार्यकाल। किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा कार्यकाल एक बार में, वापस सुनना, एक बार बोल रहा हूं मैं, और एक बार में कितना? 1 साल। मतलब ये कि फिर आप 1-1 साल और बढ़ा सकते हैं हर बार। 1971 से लेकर के और 1977 की घटनाक्रम बताऊं आपको, तो उस समय 2 बार बढ़ाया गया था। किसका कार्यकाल? लोकसभा कार्यकाल। कितनी बार बढ़ाया गया था? 2 बार। अब जो सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है हमारे सामने कि सबसे आखिरी प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो वो पड़ता है केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस दिन यह आपातकाल लगता है, कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगते ही केंद्र राज्य संबंधों पे बड़ा शानदार इफेक्ट पड़ता है, और वो ये पड़ता है कि राज्य की जितने भी पावर है ना, वो ऑटोमेटिक कहां चले जाएंगे? केंद्र के पास चले जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे? ध्यान से सुनना। वो ऐसे जाएंगे कि एक तो होती है कार्यपालिका का मुखिया, तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ये अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ आर्टिकल 53, समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करता है, पढ़ाया हुआ आपको। तो उसके तहत सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? राष्ट्रपति के पास। कहाँ की? राज्यों की। तो इसका मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति के अधीन रहते हुए ही वहाँ की उस राज्यों की, जो भी राज्य हैं जहाँ पर कानून बन रहे हैं, उन सब के अंदर राष्ट्रपति की बात माननी पड़ेगी, यानी उसका पूरा हस्तक्षेप वहाँ पर लागू होगा। दूसरी बात यह है कि राज्य सूची के विषय है, मान लीजिए राज्य सूची के विषय, तो राज्य सूची के विषयों के ऊपर संसद अपने पास उन विषयों के लेकर के और उन पे क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। किन परिस्थितियों में? आर्टिकल 352 के तहत। तो 2 बड़े प्रभाव पड़ते हैं। मतलब एक तरह से यूनिक हो गया काम। क्या? ध्यान से सुनिएगा। अब फेडरल सिस्टम नहीं रहा, अब यूनियन सिस्टम हो गया। राज्यों का पावर खत्म और सीधा पावर किसका? केंद्र का। तो आर्टिकल 352 यही बात कहता है कि राज्यों की पावर खत्म कर दो, सारे पावर कहां चले जाएंगे? केंद्र के पास। और ये आर्टिकल 352 इसीलिए इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला किसका हो जाता है? नेशनलिस्ट मामला हो जाता है, पूरे भारत का मामला हो जाता है। तो इसलिए इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंधों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और वो ये कि राष्ट्रपति जो है वो समस्त कार्यपालिका शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकता है, और इसी प्रकार संसद जो है वो किसी भी राज्य के कानून को अपने पास, यानी राज्य सूची या कोई भी विषय उठा करके उसके ऊपर संसद कानून बना सकती है। ये 2 बड़े प्रभाव उसके ऊपर प्रभाव पड़ते हैं। ठीक, तो ये थी अपनी आर्टिकल 352 के बारे में। कल हम पढ़ेंगे 356 और 360, दोनों आपातकाल हम एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़े छोटे भी हैं और महत्वपूर्ण तो सारे हैं, इस बात में तो कोई किंतु परंतु है नहीं। साथ ही कल से अपन एक चीज और ऐड करने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ाने के जस्ट बाद में कम से कम 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। तो लगातार हमारे से जुड़े रहें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।